बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है जून 6, तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्षी दलों की 12 जून को पटना में होने वाली बहुत चर्चित बैठक को स्थगित करना पड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 12 जून को होने वाली बैठक को स्थगित कर दिया गया है और इसकी अगली तिथि बाद में तय की जाएगी। नीतीश कुमार ने पटना में एक समारोह में अलग से मीडिया कर्मियों से कहा है कि इन बहुत चर्चित बैठक की नई तारीख की घोषणा सभी दलों से विचार विमर्श के बाद की जाएगी। उन्होंने कहा है कि हमें 12 जून की बैठक स्थगित करनी पड़ी है क्योंकि कांग्रेस और एक अन्य पार्टी ने मुझे बताया है कि उन्हें तारीख असुविधाजनक लगी है, इसीलिए मैंने बैठक को स्थगित करने का फैसला किया है। जब मैंने कांग्रेस से अन्य पार्टियों के साथ परामर्श के बाद एक नई तारीख सुझाव के लिए कहा है। नीतीश कुमार ने कहा है कि मैंने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, सभी दल जो बैठक में भाग लेने के लिए सहमत हैं उनके संबंधित प्रमुखों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि मई माह के अंतिम पखवाड़े से शुरू गर्मी जून के प्रथम पखवाड़े तक लगातार लोगों को बेहाल कर रहा है। तापमान 40 से 39 डिग्री सेल्सियस से कम न आने के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। पहले सुबह 8 बजे तापमान बढ़ने का सिलसिला जारी होता है, उससे निजात लोगों को रात्रि नींद आने के बाद ही मिलती है। बढ़ती गर्मी का असर लोगों के साथ बच्चों पर भी अधिक पड़ रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों में लू लगने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन दिनों सीमांचल मिथिलांचल क्षेत्र में भी गर्मी काफी तेज है, जिसके कारण घरों में स्थित ट्यूबवेल और फिर कुओं के पानी जल स्तर नीचे चला गया है। प्रचंड गर्मी के कारण घरों के नालों से निकलने वाला पानी और फिर पंखों से निकलने वाली हवा भी गर्म हो रही है। बढ़ती आबादी और विकास के इस दौर में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, विभिन्न स्थलों पर खनन और पर्यावरण के प्रति लोगों के बीच जागरूकता का अभाव के कारण हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पुल भ्रष्टाचार का बड़ा ही गहरा नाता रहा है। कभी उद्घाटन से पहले पुल टूट जाता है तो फिर कभी उद्घाटन के कुछ दिनों बाद जब इस पर सवाल किया जाता है तो फिर कार्रवाई की बात कह करके इसे टाल दिया जाता है। जब भागलपुर में भी एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है, जहां निर्माणाधीन पुल के 3 पिलर फिर से गिर गए, जिसके बाद सही बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी लगातार बिहार सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं अब सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मामले की कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि भागलपुर में जो हुआ है जब अभी कुछ समय पहले एक बार फिर हुआ था, जब उसी समय हमने कहा था कि ऐसा क्यों हुआ है, जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। जब हमने 2012 में ही देखा कि 2014 में इसका काम शुरू हुआ है। एक पुल गिर गया था तो फिर उस समय हमने भी कहा था 1 साल पहले की बात है। अब फिर से कल ही एक और पुल गिर गया। जैसे हमको इस बारे में पता चला तो फिर विभाग के सभी लोगों से कहा है कि जाकर के देख लीजिए, तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं है। अब तक तो हो जाना चाहिए था, बहुत हो गया, देर हो गया है। एजेंट इतनी देर क्यों कर रहा है, हमको बड़ी तकलीफ हुई है। ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। दोस्तों बात करते हैं कि बाढ़ और सूखे की आशंका का आकलन डीएम खुद करेंगे अब। जी हां, शनिवार को संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ के पूर्व तैयारियों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जिलाधिकारी अपने अपने जिलों की स्थिति का आकलन करें और फिर उसके अनुसार सभी तैयारियां पूरी करें। जब जिलाधिकारी क्षेत्र में जाएं और वस्तु स्थिति की जानकारी लें, जब वे प्रखंड स्तर पर लोगों के साथ बैठक करके उन्हें सतर्क करें। जब पिछले वर्षों में आपदा की स्थिति में किए गए कार्यों को भी ध्यान में रखते हुए इसे निपटने की कार्य योजना बनाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को एक नए मार्ग में स्थित लोक संवाद में आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के डीएम और फिर एसएसपी एसपी से भी जुड़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति में प्रभावितों को हर संभव मदद करती है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित विभाग और फिर अधिकारी सतर्क रहें। दोस्तों बात करते हैं कि ओलंपिक पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शनिवार को मुलाकात की। उसके आवास पर मुलाकात की और भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के अध्यक्ष के खिलाफ मामले पर चर्चा की। पहलवानों के एक करीबी सूत्र ने न्यूज़ एजेंसी INS को बताया है, जब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपनी चिंता शेयर की है। बैठक लंबी चली और उन्होंने सब कुछ सुना, लेकिन अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है। इसके अलावा प्रदर्शनकारी पहलवान बजरंग पुनिया ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि हमने गृह मंत्री के साथ बैठक की थी, जब मैं और अधिक टिप्पणी नहीं कर सकता।
द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार बैठक के दौरान बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच की स्थिति मुख्य मुद्दे पर चर्चा की गई है। पहलवानों ने जल्द से जल्द एक मजबूत चार्जशीट दायर करने की भी बात कही है। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले कुछ महीनों में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक बहुत लोकप्रिय हुई है। जहां एक तरफ लोगों ने इसे पसंद किया है तो वहीं दूसरी तरफ हैकर्स इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें जालसाज लोगों के फर्जी वीडियो कॉल करके पैसे की वसूली करता है, जहां मांग कर रहा है। या इसके लिए स्कैमर्स डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें स्कैमर्स आपके किसी जानने वालों का चेहरा लेकर के आपको वीडियो कॉल करते हैं और पैसे की मांग करते हैं। अगर आप इसके झांसे में आ गए तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री के जनता दरबार में कल एक महिला रोते रोते पहुंची, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने उनसे पूछा है कि काहेला रो रहे हैं। महिला ने कहा है कि दबंगों की तरफ से हमारी बेटी को उठा करके ले जाया गया है और उसके साथ गलत काम किया है। जब मेरे परिवार वालों पर कुदाल से हमला किया जाता है, जब थाने में हमने केस भी किया, लेकिन ब्लॉक के पास बहुत पैसा है और उसी के कारण कार्रवाई नहीं हो रही है। जब टेकारी थाना की पुलिस 2 लाख रुपए लेकर के कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। ये सब सुनकर के सीएम नीतीश कुमार तुरंत एक्शन में आ गए और डीजीपी को फ़ोन लगा दिया और कड़े निर्देश दिए। सीएम नीतीश कुमार ने डीजीपी को फ़ोन लगाते हुए कहा कि पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, अभियुक्तों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, तत्काल एक्शन लीजिए। टेकारी थाना में मामला दर्ज है, इस पर आप जल्द ही एक्शन लीजिए, या खुद से देखिए कि क्या हुआ है। इसके बाद डीजीपी ने सीएम नीतीश कुमार को भरोसा दिलाया है कि तब जाकर के अगला मामला सीएम नीतीश कुमार ने सुना है। दोस्तों बात करते हैं कि यूडायल पोर्टल पर बिहार के 1 करोड़ 60 लाख बच्चों का सरकारी और निजी स्कूलों ने आधार नंबर नहीं भरा है। जब इसमें पहली से 12वीं तक के बच्चे शामिल हैं, जब इन्हें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने चिन्हित किया है। आपको बता दें कि स्कूलों में नकली नामांकित बच्चों को चिन्हित करने को यूडायल पोर्टल पर बच्चों का आंकड़ा मांगा गया था। जब पटना जिले में 11,24,253 विद्यार्थी नामांकित हैं, लेकिन इनमें 8,13,859 छात्र छात्राओं का आधार नंबर यूडायल पोर्टल पर उपलब्ध नहीं करवाया गया है। जब वहीं 2,53,512 छात्र छात्राओं के आधार नंबर को सत्यापन नहीं किया गया है। हर जिले में नामांकन की तुलना में स्कूलों ने 80 से 90 बच्चों का आधार नंबर नहीं लिया है। इसको लेकर के स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जब वे किसी भी सवालों का जवाब इसी अंदाज में देते हैं। इसी कड़ी में जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या आपकी पार्टी का विलय करने की कोशिश की जा रही है, तो उन्होंने इसका भी बेबाक अंदाज में जवाब दिया है। दरअसल जीतन राम मांझी से जब एक अखबार के इंटरव्यू में सवाल किया गया कि क्या नीतीश कुमार चाहते हैं कि आपकी पार्टी का विलय जदयू में हो जाए, तो इसके जवाब में जीतन राम मांझी ने कहा कि बिल्कुल ये सही बात है, जहाँ वो चाहते हैं कि मेरी पार्टी का विलय हो जाए, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मैं अपनी पार्टी का किसी भी ग्रुप में विलय नहीं करूंगा। जहाँ हम इंडिपेंडेंट पार्टी के रूप में पहचान रखते हैं, जैसे बसपा और लोजपा है। हमारी पार्टी का सिंबल महादलित और गरीबों की पार्टी है, इसलिए इसे मर्ज नहीं किया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि कल पर्यावरण दिवस था, जहाँ कल पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर के सिरपुर और यशवंत सागर तालाब का वर्चुअल निरीक्षण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने पर्यावरण के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि भारत अपने विकास के लिए किसी अन्य क्षेत्र की तरह बड़े पैमाने पर पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भूजल संरक्षण के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि रामसर योजना भविष्य में इको टूरिस्ट के बड़े केंद्र बने रहेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि अगर भारत ने अपने 4G और 5G टेलीकॉम नेटवर्क का विस्तार किया है, तो फिर इसने अपने वन क्षेत्र को भी समान स्तर पर बढ़ाया है। यह उन्होंने कहा है कि भारत वर्तमान जरूरतों और फिर भविष्य की दृष्टि के बीच संतुलन बनाए रखते हुए पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के स्पष्ट रोड मैप के साथ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों अगर आप सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदते हैं, यानी कि सेकंड हैंड स्मार्टफोन मोबाइल खरीदते हैं, तो फिर आप सतर्क हो जाइए, नहीं तो फिर आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सेकंड हैंड फ़ोन चोरी का भी फ़ोन हो सकता है। अगर चोरी का फ़ोन अगर आपने खरीद लिया तो समझो आप पर मुसीबत ही मुसीबत। जहाँ अगर आप सेकंड हैंड फ़ोन खरीदते हैं तो फिर सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि फ़ोन चोरी का तो नहीं है। यदि फ़ोन चोरी का है तो फिर पुलिस कभी भी आप तक पहुंच जाएगी और उसके बाद चोरी का फ़ोन रखने के जुर्म में चक्की पीसनी पड़ सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जी हाँ, अगर आप चोरी का फ़ोन खरीद लेते हैं और पुलिस आपको पकड़ लेती है
तो फिर आपको 3 साल की जेल के साथ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आपको बता दें कि ये सज़ा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 ख के अंतर्गत दी जाती है, जिसमें सजा के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर आप कोई सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदते हैं तो फिर सबसे पहले इस बात को पक्का करें कि स्मार्टफोन बेचने वाले को आप जानते हैं, या इसके अलावा फ़ोन के ओरिजिनल बिल की मांग करें जिस पर GST नंबर होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही फ़ोन बेचने वालों का आधार या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी अवश्य मांगे, जिससे आपको फ़ोन बेचने वालों के पते के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि ब्रेन कैंसर एक घातक बीमारी है। अगर इस बीमारी का समय पर इलाज ना किया जाए तो फिर ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। जब बीमारी बहुत ही तेजी से बढ़ती है और इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगा पाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एक नई दवा से अब ब्रेन कैंसर की रफ्तार पर ब्रेक लगाने में सफलता मिली है। ये दवा ब्रेन कैंसर के बढ़ने की रफ्तार को धीमा कर देती है। इस तरह से ये दवा मरीज की उम्र बढ़ाने के साथ ही ब्रेन कैंसर के शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा देती है। एक इंटरनेशनल ट्रायल के मुताबिक नई टारगेटेड थेरेपी मेडिसिन ग्लियोमा के सब टाइप ट्रीटमेंट के समय को बढ़ा देती है। जो लोग IDH1 और IDH2 म्यूटेशन के साथ ग्रेड 2 ग्लियोमा से पीड़ित हैं, उनमें वरासिडनिब दवा कैंसर के बढ़ने की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के साथ ही उनकी बचने की संभावना को 4 गुना तक बढ़ा देती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार ग्रामीण पथ विकास विभाग में 16,000 नई बहाली होगी। ये घोषणा बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने की है। तेजस्वी यादव बिहार ग्रामीण पथ विकास प्राधिकरण के 22वें आम सभा एवं विभागीय समीक्षात्मक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि विभाग के सभी असिस्टेंट इंजीनियर को गाड़ी उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि उन्हें योजना के निरीक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जाना पड़ता है। आम सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों को लाखों किलोमीटर सड़क बनाना है और उसका मेंटेनेंस करना है। रोड के निर्माण और सेफ्टी और क्वालिटी में कोई भी समझौता नहीं करना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब पुल पुलिया टूटता है तो फिर सरकार की बदनामी तो होती ही है, उससे ज़्यादा लोगों को परेशानी भी होती है। इसलिए कॉन्ट्रैक्टरों को बता दीजिए यहाँ पैसे की कोई भी कमी नहीं है और समय पर रोड का काम पूरा हो जाना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के आंदोलन के बीच साक्षी मलिक रेलवे में अपनी जॉब पर वापस लौट गई है। हालांकि इस बीच कई मीडिया चैनलों पर खबर चली कि साक्षी मलिक ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया है। इस पर खबर का खंडन करते हुए साक्षी मलिक ने ट्वीट किया और लिखा है कि ये खबर बिल्कुल भी गलत है। इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है और ना हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रहे हूँ। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है। कृपया कोई गलत खबर ना चलाएं। आपको बता दें कि आंदोलन विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के नेतृत्व में कई पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष और फिर भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ये पहलवान 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर 29 मई तक धरना दिया। इस दौरान पहलवानों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कई आरोप लगाए। दोस्तों बात करते हैं कि देश में हुए सदी के सबसे बड़े रेल हादसों में अब तक 275 लोगों की जान जा चुकी है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर अब सभी विपक्षी पार्टियों ने फ्रंट फुट पर आकर के केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जहां एक और ओडिशा रेल हादसे पर जमकर के सियासत और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो फिर वहीं अब कांग्रेस ने इसे आग को और भी ज्यादा भड़का दिया है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और इस हादसे को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सुरक्षा के सभी खोखले दावे अब बेनकाब हो गए हैं। अब सरकार को इसके असली कारणों को सामने लाना चाहिए। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने CBI जांच की मांग पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसी अपराधों की जांच करने के लिए है, न कि रेल दुर्घटनाओं के लिए। PM मोदी और रेल मंत्री वैष्णव पर निशाना साधते हुए कहा कि आप खुद और रेल मंत्री वैष्णव ये स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि समस्या है। रेल मंत्री का दावा है कि उन्हें पहले से ही एक मूल कारण मिल गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने CBI से जांच करने का अनुरोध किया है। CBI या फिर कोई अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी तकनीकी के लिए जवाबदेही तय नहीं कर सकती है। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पत्र में कहा कि परिवहन के क्षेत्र में तमाम क्रांतिकारी कदमों के बावजूद भी भारतीय रेल अब भी हर आम भारतीय की जीवन रेखा है। ये न केवल सबसे विश्वसनीय है, बल्कि परिवहन का सबसे किफ़ायती तरीका भी है। रेलवे एक दिन में ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या के बराबर यात्रियों को यात्रा कराता है, लेकिन मैं खुद के साथ कहता हूं कि रेलवे को बुनियादी स्तर पर मजबूत करने की बजाय सुर्खियों में बने रहने के लिए मामूली बदलाव करके सौतेले व्यवहार किया जा रहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि यूपी के मुख्तार अंसारी को आज बांद्रा जेल में बंद ऐसे बदनाम शख्स के तौर पर जानती है जिसने बड़े बड़े गुनाह किए हैं और उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। लेकिन ये भी एक सच है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफियाओं में शुमार ये शख्स एक ऊंचे खानदान से ताल्लुक़ रखता है। जब मुख्तार अंसारी के दादा आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं तो फिर नाना महावीर चक्र विजेता। यही नहीं, उसके रिश्ते के एक चाचा भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। लेकिन इन सबसे अलग मुख्तार अंसारी ने खुद के लिए जरायम की दुनिया चुनी। पिछले करीब 4 दशकों में वे एक के बाद एक गुनाह करता गया और आखिरकार खुद पर 50 से अधिक मुकदमे और फिर आजीवन कारावास तक की सजा मुकर्रर करा ली। सोमवार को ही वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 32 साल पुराने अवधेश राय मर्डर केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे 1926 से 27 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। वे गांधी जी का बेहद करीबी माना जाता था। जब मुख्तार के दादा की तरह उनके नाना भी देश की नामचीन हस्तियों में शामिल है। महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे। ब्रिगेडियर उस्मान को नौरेशा का शेर कहा जाता है। उन्होंने 1948 की जंग में नौशेरा की लड़ाई में भारत को जीत दिलाई। इस जंग में वे शहीद हो गए थे। ब्रिगेडियर अगर जिंदा होते तो फिर शायद भारतीय सेना के पहले मुस्लिम सेना अध्यक्ष बन पाते। दोस्तों बात करते हैं कि देश में 5G सेवा के बाद अब 6G लाने पर तेजी से काम चल रहा है। लेकिन बिहार में आज भी 45% लोग संचार सेवाओं से वंचित है। यह ट्राई की ओर से हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार दूरसंचार घनत्व में सबसे नीचे और फिर दिल्ली सबसे शीर्ष पर है। दूरसंचार घनत्व यानी कि एक क्षेत्र के भीतर रहने वाले प्रत्येक 100 व्यक्ति पर फोन कनेक्शन की संख्या है। जहाँ बिहार का दूरसंचार घनत्व 55.23 तो फिर दिल्ली का 273.67% है। आंकड़ों के मुताबिक 5G आने के बाद भी बिहार में लगभग 45% आबादी के पास मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। वहीं दिल्ली में 7% लोगों के पास मोबाइल फोन है। यहाँ प्रति व्यक्ति 2 या फिर इससे अधिक सिम कार्ड भी हैं। दूरसंचार घनत्व के मामले में देश का राष्ट्रीय औसत 84% दर्ज किया गया है। बिहार में मोबाइल टावरों की कमी, आर्थिक पिछड़ेपन और दूरसंचार सेवाओं का महंगा होना भी लोगों का मोबाइल फोन सेवाओं से वंचित रहने का बड़ा कारण है। राज्य भर में मोबाइल टावरों की कुल संख्या लगभग 45,000 के करीब है। दोस्तों बात करते हैं कि भागलपुर में खगड़िया, अगुवानी, सुल्तानगंज के बीच निर्माणाधीन पुल के सुपर स्ट्रक्चर के गिरने के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। इस बीच बिहार में जदयू के वरिष्ठ नेता और परबत्ता से एमएलए डॉक्टर संजीव कुमार ने प्रत्यय अमृत की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस व्यक्ति के मार्गदर्शन में यह हादसा हुआ है वैसे व्यक्ति को इस जाँच के कार्य से दूर रखना चाहिए। उन्होंने मामले में पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा है कि जिस तरीके से ये पुल गिरा है वैसे ये पुल गिरता नहीं। उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर इसमें कोई स्ट्रक्चरल फॉल्ट होगा, पदाधिकारियों की मिली भगत होगी तभी यह हादसा हुआ है। क्योंकि मैं पहले ही सदन के माध्यम से और फिर निजी तौर पर मिलकर के पदाधिकारियों को अवगत करा चुका हूं कि ये आशंका है कि ऐसी दुर्घटना घटेगी और वे घट गई। मुख्यमंत्री ने मामले में तुरंत एक्शन लिया और फिर जांच के आदेश भी दिए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में पिछले कुछ दिनों से पारा 42 डिग्री से ऊपर चल रहा है। दोपहर 11 बजे से शाम 5 बजे तक लू जैसी हालात है। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी लोगों को रूटीन का काम निपटाना है। जहां आम लोगों की ज़रूरत को देखते हुए अब बिहार राज्य पथ परिवहन निगम पटना में सिटी बस में चलने वाली एसी गाड़ियों के फेरे को बढ़ाने जा रहा है। जहाँ इसके साथ ही नॉन एसी बसों के फेरे कम किए जाएंगे ताकि लोग अधिक से अधिक एसी वाली सिटी बसों में सफ़र कर सकें। हालांकि पटना में रोजाना 40,000 लोग सिटी बसों से सफ़र करते हैं और इस हिसाब से सिटी बसों के बेरे में एसी बसों की संख्या कम है। ऐसे में लोगों की मजबूरी हो जाती है कि नॉन एसी बसों में सफ़र करें। पटना के बांकीपुर से अभी पूरे पटना में सिटी बसों का संचालन होता है और यहाँ से 170 सिटी बसें खुलती है। जानकारी के मुताबिक पटना डिपो में कुल 32 ही एसी बसें हैं। पारा बढ़ने से आम मुसाफिरों ने नॉन एसी बसों से मुंह मोड़ लिया है और एसी वाली सिटी बसों में ठसाठस भीड़ हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज को अगवानी घाट से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा पुल भरभरा के नदी में गिर गया। निर्माणाधीन पुल के गिरने के बाद बिहार की राजनीति भी गर्म हो गई है।
बीजेपी ने इस मामले में महागठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार और फिर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पुल गिरने की नैतिकता जिम्मेदारी लेते हुए चाचा भतीजे को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दूं कि कुछ ही महीनों के अंतराल पर दूसरी बार ये पुल गिरा है। भागलपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि ये निर्माणाधीन पुल 2 बार गिर चुका है। नीतीश तेजस्वी में नैतिकता बची हुई है तो फिर वे तुरंत इस्तीफा दें। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने ट्वीट करके कहा है कि बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार का एक और नमूना देख लीजिए। अगुवानी सुल्तानगंज गंगा पुल एक बार फिर से गिर गया है। पुल का गिरना भ्रष्टाचार की कहानी चीख चीख करके बयां कर रही है। इस घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए चाचा भतीजे को इस्तीफा देकर के देश के सामने एक मिसाल पेश करनी चाहिए। वहीं पर पुल गिरने के बाद तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने पुल गिरने के बाद कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ है। अप्रैल 2022 में भी ये निर्माणाधीन पुल गिरा था और उस वक्त नेता प्रतिपक्ष रहते हुए हमने इस पर सवाल भी उठाए थे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पथ निर्माण विभाग का काम संभालने के बाद हमने इस पुल की जांच ITI रुड़की से कराई, जिसके आधार पर पुल के स्ट्रक्चरल डिजाइन में फॉल्ट पाया गया। इसके बाद क्षतिग्रस्त हिस्सों को तोड़ करके फिर से उसे बनाने का काम शुरू किया गया। जहां भी इस पुल के पिलर नंबर 5 को लेकर के ITI बॉम्बे की रिपोर्ट आनी है, जहां हमने पहले ही इस पुल को लेकर के आशंका जताई थी। आपको बता दें कि ये पुल 1717 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा था। जहां इस निर्माणाधीन पुल के कुछ हिस्से को अप्रैल में आंधी के कारण भी नुकसान पहुंचा था। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार द्वारा बिहार की स्कूली शिक्षा सुधारने की कवायद तेज हो गई है। बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए संसाधन और संरचना उपलब्ध कराने के मकसद से टॉपर्स फैक्ट्री के नाम से मशहूर जमुई के सिमुलतला स्कूल की तर्ज पर, यानी कि सिमुलतला स्कूल की तरह सभी प्रमंडलों में एक एक विद्यालय खोले जाएंगे। अगले चरण में सभी जिलों में इस स्तर के विद्यालयों की स्थापना के सैद्धांतिक सहमति बनी है। शिक्षा विभाग की सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी की सामान्य सभा में शुक्रवार को इस आशय का प्रस्ताव पास कराया गया था। शिक्षा विभाग के अनुसार मॉडल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होगी। यह कक्षा 6 में बच्चों का नामांकन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगा। बच्चों के लिए शिक्षक एवं छात्र का अनुपात आदर्श के अनुरूप 30 स्टूडेंट पर 1 शिक्षक होंगे। यह दाखिला के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाएगी उसमें 5वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी। इसमें 30 अंक हिंदी के लिए, 25 अंक विज्ञान के लिए, 25 अंक सामाजिक विज्ञान के लिए, 40 अंक गणित के लिए तथा 30 अंक अंग्रेजी के लिए निर्धारित होंगे। जब परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट का होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में एक साल में भागलपुर खगड़िया पुल के अलावा 7 पुल गिरे हैं। जी हां, भागलपुर पुल ढहने को लेकर के बिहार सरकार आलोचनाओं का सामना कर रही है, लेकिन पिछले एक साल में ऐसी घटनाओं की लंबी फहरिस्त है। जहां 16 मई को बिहार के पूर्णिया जिले में एक निर्माणाधीन सड़क पुल कंक्रीटीकरण के 4 घंटे बाद ढह गया। जहां स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार और इंजीनियर घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे यह हादसा हुआ। वहीं पर 19 मार्च को बिहार के सारण जिले में अंग्रेजों के जमाने में एक सड़क पुल गिरने से 2 लोग घायल हो गए थे। घायलों में ट्रक का चालक और फिर खलासी शामिल है। पत्थर के चिप्स से लदा ट्रक पुल गिर गया था, जब वाहन के अत्यधिक भार के कारण पुल ढह गया। जब महानंदा नदी पर अंग्रेजों के जमाने का पुल बना था और पिछले बार के बाद से इसकी हालत खराब थी। पुल जर्जर हो रहा था और कई जगहों पर दरारें भी नजर आ रही थी। तमाम जर्जरता के बावजूद भी पथ निर्माण विभाग ने इसे खतरनाक पुल घोषित नहीं किया, जब पुल के दोनों ओर चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया। वहीं पर इसी साल 16 फरवरी को बिहार के दरभंगा जिले में ओवरलोड ट्रक की चपेट में आने से लोहे का पुल गिरा था। जहां घटना दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान प्रखंड के सबोहर घाट की है। वहीं पर 9 जून 2022 को बिहार के सहरसा जिले में पुल का एक हिस्सा गिरने से 3 मजदूर घायल हो गए थे। हादसा सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के कंडूमेर गांव में कोसी तटबंध के पूर्वी हिस्से में हुआ, जब पुल पर काम कर रहे घायल मजदूर टूट करके नीचे गिरे और फिर मलबे में दब गए। उन्हें अन्य मजदूरों ने बचा लिया और सदर अस्पताल सहरसा में भर्ती कराया गया, जो बाल बाल बच गए। वहीं पर 20 मई 2022 को बिहार की राजधानी पटना में अत्यधिक बारिश के कारण 136 साल पुराना एक सड़क पुल ढह गया। जब पुल पटना से 25 किलोमीटर दूर फतुहा उपनगर में स्थित था। जब पुल का निर्माण ब्रिटिश काल के दौरान 1884 में हुआ था। दोस्तों, बात करते हैं कि मार्च 2024 तक 8000 किलोमीटर सड़कें बनेंगी।
तेजस्वी यादव ने अधिकारियों की रैंकिंग जारी करने का निर्देश दे दिया है। आपको बता दें कि ग्रामीण पथ विकास अभिकरण की 22वीं आम सभा और फिर विभागीय समीक्षा बैठक को रविवार को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक महीने अधिकारियों और फिर अभियंताओं के काम की मॉनिटरिंग करके उनकी रैंकिंग जारी किया जाए, साथ ही बेहतर करने वाले पुरस्कृत किया जाए। जब विभाग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 10 लोगों के नाम प्रमुखता से सामने आने से विभाग में प्रतियोगी माहौल बनेगी, जब साथ ही काम बेहतर होगा। जब इसके साथ ही खराब प्रदर्शन करने वालों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में किसान सलाहकारों के 2162 पद खाली हैं, जब पूरे राज्य में किसान सलाहकारों के 8463 पद स्वीकृत हैं। इसमें वर्तमान में 6299 किसान सलाहकार कार्यरत हैं। पंचायत स्तर पर प्रगतिशील किसानों के साथ मिलकर के कार्य करने की जिम्मेदारी इन किसान सलाहकारों की है। साथ ही कृषि तकनीकों और फिर योजनाओं का प्रसार भी इनको करना है। आपको बता दें कि बिहार में बड़ी संख्या में कृषि योजनाओं की जानकारी किसान और फिर पंचायत प्रतिनिधियों को नहीं है, लिहाजा छोटे किसानों को योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी होती है। कृषि योजनाओं का लाभ बड़े किसान ही उठा लेते हैं। इसका जिक्र कृषि मंत्री भी लगातार सार्वजनिक रूप से करते रहे हैं। इसके बीच किसान सलाहकार के 2164 पद खाली रहना योजनाओं के प्रचार प्रसार और फिर अन्य कार्यों में बड़ी बाधा है। इन पदों के भरे जाने पर युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि गंगा नदी पर बन रहे पुल के ध्वस्त होने के मामले में नीतीश सरकार नंगी हो गई है। 2 महीने पहले ही सत्तारूढ़ विधायकों ने विधानसभा में सरकार को बता दिया था कि इस पुल में भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला जा रहा है, बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति हो सकती है। जिस सरकार की ओर से जवाब दे रहे पथ निर्माण मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि कोई भी गड़बड़ी होने नहीं दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा था कि ना तो पैसे की क्षति होने दी जाएगी और न ही जान माल की, लेकिन सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। आज पुल गिर गया। इसके बाद सरकार की दलील भी आई है कि पुल गिरने के बाद आनंद फानन में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि हमें पहले से ही आशंका थी कि पुल गिर जाएगा, इसलिए हम लोग पुल को पूरी तरीके से तोड़ करके नए सिरे से पुल बनाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी भी चुनावी राजनीति में अपने पकड़ वाले क्षेत्र में और फैलाव करने के प्रयास करते दिखी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री आरजेडी नेता और लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव और पार्टी के सांसद मनोज झा बीते महीने दक्षिण भारतीय सूबे केरल में दिवंगत सांसद और लोकतांत्रिक जनता दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार की याद में एक कार्यक्रम में शरीक हुए थे। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के दिल्ली कॉन्फिडेंशियल कॉलम में बताया गया है कि आरजेडी चाहती है कि एलजेडी का उनके साथ विलय हो जाए। यादव के इसी संदर्भ में सूबे के नेताओं के साथ अच्छी खासी चर्चा और फिर उन्होंने वहां अच्छा समय बिताया है। इस बीच रोचक बात यह है कि तेजस्वी भले ही इस बात को लेकर के अपनी सियासी तमन्नाएं रखते हो, मगर उनके दोस्त कुछ और ही चाहते हैं। आरजेडी की मित्र पार्टी सत्तारूढ़ सीपीआईएम ये चाहती है कि एलजेडी जनता दल सेकुलर में शामिल हो जाए, जिसका केरल में एलडीएफ सरकार में प्रतिनिधित्व है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के बगैर भारत की राजनीति अधूरी सी लगेगी, ठीक उसी तरीके से बिहार के पॉलिटिक्स की बात होगी, तब राष्ट्रीय जनता दल का नाम भी आएगा। लालू ने साल 1997 में इसकी स्थापना की थी। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना में 12 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक अब 23 जून को हो सकती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी की शर्तों पर क्या विपक्षी एकता संभव है, ये सवाल है। जी हां, इन दोनों नेताओं के प्रस्ताव पर तो कांग्रेस बात करने को भी तैयार नहीं है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से बुलाई गई विपक्षी एकता की बैठक से पहले जिस तरीके से नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे तो भविष्य के संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। वैसे नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि इस मीटिंग में सीटों के बंटवारे और चुनावी गठबंधन पर बात नहीं होगी। पर यह भी सच है कि जब विपक्ष के बड़े बड़े नेता एकजुट होंगे तो फिर चर्चा तो जरूर होगी। अखिलेश यादव ने आज ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के बहाने अपने मन की बात कर दी, जहां उन्होंने आजमगढ़ में कहा है कि जो दल जहां मजबूत है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जाए और उसी नेतृत्व को आगे करके बाकी दलों को भी जोड़ा जाए। अखिलेश यादव ने बताया है कि जो बात वे कह रहे हैं ममता बनर्जी भी वही चाहती है। उनकी माने तो नीतीश कुमार की भी यही राय है। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुटता करने में नीतीश कुमार जुटे हुए हैं। अब अगर अखिलेश यादव के ताज़ा बयान का मतलब निकाले तो फिर गठबंधन में किसे क्या मिलेगा वह उस राज्य की ताकतवर पार्टी ही तय करे। अब बात अगर प्रदेश की कर लें तो फिर आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के बस 3 लोकसभा सांसद हैं। दोस्तों,
बात करते हैं कि दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज, वायरल बीमारियों का बढ़ना और प्रदूषण आज के सबसे ज्वलंत मुद्दों में से एक है। जी हाँ, तमाम सरकार और फिर देश इन मामलों पर काम कर रही है और सबकी यही चाह है कि कैसे भी करके इनमें कमी लाया जाए। जब पर आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि इन सब का एक बड़ा कारण हमारे घरों में भी मौजूद है। दरअसल आपके घर में जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं या फिर पॉलीथीन बैग है, ये सब इन समस्याओं का कारण है। यह क्योंकि इनसे प्लास्टिक प्रदूषण फैल रहा है और धीमे धीमे इसके नुकसान हमारे शरीर तक पहुंच रहे हैं। इसीलिए इस बार विश्व पर्यावरण दिवस थीम 2023 भी बेड प्लास्टिक पोल्यूशन है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि प्लास्टिक तेल और गैस से बने होती हैं और इनमें कई प्रकार के नुकसानदेह केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। जब प्लास्टिक प्रदूषण बीमारियों का कारण भी है। जब प्लास्टिक प्रदूषण की वजह से आप कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, जैसे कि सिलिकोसिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जिनमें दिल की बीमारियां आती है। जहाँ फेफड़ों का कैंसर भी होता है। यही नहीं, ब्लड कैंसर भी प्लास्टिक से होता है। जहाँ लिम्फोमा, ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और प्रजनन क्षमता में कमी का खतरा बढ़ जाता है प्लास्टिक की वजह से। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि दुनिया भर में अचानक से गर्मी बढ़ने, बर्फ पिघलने और फिर प्राकृतिक आपदा का एक बड़ा कारण है प्लास्टिक प्रदूषण। इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इन चीज़ों के बारे में सोचिए और फिर प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरीके से आप बंद कर दें। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के खेतों में असंतुलित मात्रा में खाद का उपयोग हो रहा है। बिहार में खाद में नाइट्रोजन का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। खाद में नाइट्रोजन का 4 भाग, फास्फोरस का 2 और पोटेशियम का 1 भाग होना चाहिए, जबकि बिहार में नाइट्रोजन का 15 भाग, फास्फोरस का 2 और पोटेशियम का 1 भाग का उपयोग हो रहा है। आदर्श मात्रा में 3 गुना से अधिक नाइट्रोजन का उपयोग हो रहा है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये बात कही गई है, जहां इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। असंतुलित मात्रा में नाइट्रोजन के उपयोग से नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो तापमान बढ़ाता है। खाद में युक्त नाइट्रेट भूजल में जाकर के मिल जाता है। इससे पानी में नाइट्रेट की मात्रा भी बढ़ रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि इस बार मानसून के आगमन में और विलंब होने के आसार नजर आ रहे हैं। जब मौसम विभाग ने इस बार 4 जून तक मानसून के केरल में दस्तक देने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में मानसून की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, अगले 2 दिनों के भीतर ही मानसून की प्रगति को लेकर की स्थिति साफ हो पाएगी। दरअसल मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह पार कर चुका है तथा बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका के मध्य तक पहुंच चुका है। 1 जून को मानसून में प्रगति हुई है, पर 2 से 4 जून के बीच ये जरा भी आगे नहीं बढ़ पाया है। ऐसे में मानसून के आगमन को लेकर के जो अनुमान जताए गए थे, वे गलत साबित हो रहा है। जब वहीं राजधानी पटना सहित बिहार के सभी जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। जैसे सीमांचल, मिथिलांचल में भी यही स्थिति है। यहाँ का तापमान 40 डिग्री के पार है। जब मौसम विभाग ने अब लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रविवार को भीषण गर्मी की वजह से 4 जिलों में सीवियर हीट वेव की स्थिति रही, जबकि 8 जिलों में हीट वेव की स्थिति घोषित की है। रविवार को भागलपुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम की स्थिति को देखते हुए पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच लोगों को बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। साथ ही पर्याप्त पानी पीने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि अगले 24 घंटे के दौरान पटना समेत बिहार के 9 शहरों में मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, जमुई, बांका, नालंदा, सिवान, मधुबनी, सारण, नवादा में हीट वेव का प्रभाव बना रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने योगी मॉडल का नकल करते हुए मुस्लिम शासकों के नाम वाले शहरों के नाम बदलने की बात कही है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में बीजेपी सत्ता में आई तो फिर मुस्लिम शासकों के नाम वाले शहरों के नाम बदल दिए जाएंगे। नाम बदलने और फिर बुलडोजर चलाने को लेकर के सीएम योगी ने खूब सुर्खियां बटोरी है। वहीं अब बिहार में भी भाजपा इन्हीं मुद्दों के साथ प्रचार प्रसार में जुट गई है। जब बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नाम बदलने को लेकर के चर्चा छेड़ दी है। मुस्लिम शासकों के नाम वाले शहरों के नाम बदलने को लेकर के सियासी गलियारों में भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। जी हां, नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ का नाम बदलने की चर्चा के साथ बख्तियारपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा के अलीनगर का नाम बदलने को लेकर के भाजपा प्रचार प्रसार शुरू कर चुकी है। भाजपा विधायक मिथिलेश कुमार ने भी नाम बदलने की चर्चा पर कहा है कि मुसलमान शासक ने भारत की सभ्यता पर आघात किया है, जहां उनके नाम पर शहरों के नाम होना दाग है।
दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ भाजपा पर तीखे वार किए हैं। यहां भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश में एक परेशानी है, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS भविष्य देखने में असमर्थ है। उन लोगों से अगर ये सवाल किया जाए कि रेल हादसा क्यों हुआ तो वे कहेंगे कि कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। राहुल बोले हैं कि वे भविष्य के बारे में कभी बात नहीं करते हैं और हमेशा अपनी कमी के लिए अतीत में किसी और पर दोष लगा देते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे एक रेल दुर्घटना याद है, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय भी एक बड़ा रेल हादसा हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने ये कभी नहीं कहा है कि ये अंग्रेजों की गलती है। यह कांग्रेस के तत्कालीन रेल मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जहाँ हमारे देश में ये समस्या है कि वे वास्तविकता को भी नहीं मानते हैं जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।